एक ज़बरदस्त नया बुक आ गया है एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट, जो कक्षा 6 से लेके 12 तक है। इसमें 17 सेट दिया हुआ है फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सॉल्यूशन भी ज़बरदस्त दिया हुआ है। सॉल्यूशन के बगल में लिख दिया गया है कि किस क्लास के किस चैप्टर से किस पेज से उठाया गया है एनसीईआरटी के बुक में, और इसका नाम रखा गया है एनसीईआरटी आधारशित विषयवार प्रश्नोत्तर 2024। ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाला है, आप इसे पूरा जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट में, जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 6 ऑल चैप्टर है और एनसीईआरटी क्लास 7 ऑल चैप्टर है, जिसमें 80 प्रश्न है, और करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 7 जनवरी के 20 प्रश्न है। कुल जो है 100 प्रश्न है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो 1.5 घंटे के इतिहास विषय पे प्रश्न पत्र आधारित है। तो आइए पहले प्रश्न पे देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत से संबंधित है। अब इसका जो सॉल्यूशन डिटेल है वो क्या है? तो कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथावार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथा वाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है? कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल एक। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। अगर इसका डिटेल देखते हैं तो लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक के काल को मेसोलिथिक यानी मध्य प्रस्तर कहा जाता है। इस अवधि के दौरान पाए जाने वाले पत्थर के औजार समान रूप से छोटे और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ संभवतः आरी और हसिया जैसे उपकरण बनाने के लिए हड्डी या लकड़ी के हैंडल पर लगाए गए सूक्ष्म पत्थर थे। इस समय तक पुराने किस्म के औजार भी उपयोग में आते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। भावप्रवण नली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। नेक्स्ट है रसमंजरी की रचना किसने की? रसमंजरी की रचना किसने की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भानुदत्त। हिमाचल के लघु चित्रकला की जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। भानुदत्त की रसमंजरी। अगला प्रश्न है कि बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए क्या है? इसकी रचना बंगाल में की गई। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी गई। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। बृहद्रम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय बंगाली संस्कृति के तहत वहाँ के ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति देती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आइए सही मिलान करते हैं। फर्रुखसियार का जो है वो कब से बादशाह रहे? तो 1713 से 1719 ईस्वी तक। तो इसका हो जाएगा 2। आलमगीर द्वितीय रहे 1754 से 1759 ईस्वी तक। तो ये हो जाएगा 3 नंबर। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक, ये चौथे नंबर। और अहमद शाह 1748 से लेकर कब तक? 1754 तक। तो अहमद शाह का ये हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालवा क्षेत्र। मुगल काल में प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। 1722 में सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी मिली। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि औजार पॉलिश किए जाते थे और इस अवधि में ओखल और मुसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दोनों जो है वो कथन सही है। 1 और 2 दोनों। अगर इसका डिटेल जानते हैं तो क्या जानते हैं? तो लगभग 9500 ईसा पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय कई स्थलों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई औजार पहले के पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न हैं और इसलिए इन्हें नवपाषाण कालीन कहा जाता है।
इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिनमें ठीक से काटने के लिए धार दी गई थी और अनाज तथा अन्य पौधों के उत्पाद को पीसने के लिए ओखल और मूसल का उपयोग किया जाता था। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए हजारों साल बाद आज भी किया जाता है। साथ ही साथ पूरा पाषाण प्रकार के उपकरण बनाए हैं और इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ औजार हड्डी के भी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दल खालसा। क्या कहा जाता था? दल खालसा। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाया। किसकी संयुक्त सेनाएं? तो एक है जत्थों और दूसरा क्या है? और मिसलों। क्या है? मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। नेक्स्ट है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20%। 18वीं शताब्दी में दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वो सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें जो कहता है गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों की उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अगला है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। दूसरा कथन, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। और इसका अगर डिटेल देखते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है डिटेल? तो 1500 ईस्वी से 1100 ईस्वी पूर्व के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के दौरान कोई संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा जो वर्ग है वो राजाओं का था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे और न महल न सेनाएं थी और ना ही वे कर एकत्र करते थे, कर एकत्र नहीं करते थे। समान रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। यानी इसका आंसर जो है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कथन? महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दूसरा, अवर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों कथन जो है वो सही है। आइए इसका डिटेल जानते हैं। ऋग वैदिक काल की तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था। पुरोहितों ने लोगों को 4 समूहों में विभाजित कर दिया था जिन्हें वर्ण कहा जाता था। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। अब कौन कौन से वर्ण थे? तो पहला वर्ण ब्राह्मण का था। दूसरे स्थान पर शासक थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तीसरे विश्य या वैश्य कहा जाता था और अंतिम क्षुद्र थे। महिलाओं को प्रायः क्षुद्रों के साथ ही वर्गीकृत किया जाता था जिन्हें वेदों का अध्ययन करने का अनुमति नहीं था। पुरोहितों ने यह भी कहा कि ये समूह जन्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे। उदाहरण के लिए यदि किसी के पिता और माता दोनों ब्राह्मण होते थे तो वह अपने आप ही ब्राह्मण हो जाता था। इसी तरह के और भी उदाहरण मिलते थे। तो आंसर हो जाएगा ये सी, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। नेक्स्ट है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशंसा। प्रशस्ति एक विशेष किस्म का अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जैसे कुछ शासकों के लिए प्रशस्तियों की रचना की गई थी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिसेन। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। नेक्स्ट है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई? हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है उसमें दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। आइए इसका डिटेल जानते हैं। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं कि आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। तीसरा, पड़ोसी देशों के असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और चौथा जो है वो ब्रह्म इलाके के शासक, जिसमें संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाली विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा
चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संबंध की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो आंसर हो जाएगा ए। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों के संगठन को। नगरम पल्लव वंश में व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन के बसने की जगह। जनपद का क्या अर्थ होता है? जन के बसने की जगह। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा जब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता था। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों की पालन करते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अगला है महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? महाजनपदों का उद्भव, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2500 साल पहले। करीब 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। नेक्स्ट है महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का चयन करें और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक है ना तो दो। ये दोनों जो है वो कथन असत्य नहीं है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़ी परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे के रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहे जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। चलिए नेक्स्ट है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा कथन, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को चुनें। आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में से एक पाणिनि थे, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। उन्होंने ही एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की और फिर इनका उपयोग जो है वो बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया। नेक्स्ट प्रश्न है, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? बज्जी संघ का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घ निकाय में वर्णन है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। आंसर हो जाएगा सी, दीर्घ निकाय में वर्णन है बज्जी संघ का। पूरी उड़ीसा, जो उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंग वंश। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राजा पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिए। अपना राज जो है वो पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंग वंश। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1586 ईस्वी में। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे।
1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। नैनवार शैव संत थे, अलवार वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल 1 और 2। नैनार जो है वो शैव संत थे, अलवार जो थे वो वैष्णव संत थे। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों जो शैव संत, अलवारों जो वैष्णव संत थे, ये सभी जो है यही सभी संत जातियों के थे। ये संत जो है सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, जिसे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प चुनें। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, दूसरा मदुरै चोलों का बंदरगाह था। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के 2 केंद्र थे, एक अंतर्देशीय और एक तटीय। इन तटीय शहरों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। पुहार या कावेरी पट्टनम यह चोलों का बंदरगाह था, मदुरै पांडवों की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसका सत्य कथन कौन सा है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2, 3 और 4 जो है वो सत्य है। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ, न कि तमिलनाडु में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीव, आत्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी है कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला है वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसपन्ना और लम्मा प्रभु एवं अकमहा देवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा? वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किसने लिखा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह मेहता ने। दक्कन के संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन को बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटकर लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। पूरा डिटेल इसमें किया गया है। एनसीईआरटी के बुक में जो डिटेल दिया गया है, जैसे क्लास 7 चैप्टर 6 से ये बातें लिया गया था, वहाँ का पूरा डिटेल वो प्रिंट किया गया है। एडिटोरिया के बुक में काफ़ी अच्छा डिटेल सोल्यूशन किया गया है, वही आपको यहाँ हम बता रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परम में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? परम में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी क्षेत्र में। मध्यकाल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा देकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला है मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? मीराबाई। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, रविदास। किसके? रविदास।
मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा राजसी घराने में हुआ था। मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, के अनुयायी बन गई। वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। अगला है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। दूसरा, कदमई एक भू राजस्व था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल जो है वो सेकेंड सही है। चोल काल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तमिलनाडु शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर जो है वो बेट्टी है, जो नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, और कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। अगला है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलाहा में। कबीर का जन्म संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुआ था। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह में मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचबानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक ने। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाहा साहब में जन्म लेने वाले गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा गुरु नानक के नाम से जाना जाता है, में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांची रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। उन्हें लंगर कहा जाता था। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुद्वारा कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु चित्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। अगला है, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक भाषा में। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। आइए कुछ डिटेल जानते हैं कि महावीर जैन की शिक्षा सरल थी। उनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी है, यही कारण है, प्राकृतिक भाषा में दी है। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय पिटक में। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संदर्भ के सही नहीं है? बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी।
विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों की अनुमति से लेनी थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। अगला है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा जो है वो कथन सत्य है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। महायान की मुख्य विशेषता यही थी कि मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। नेक्स्ट है बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चयन करें। वो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 एवं 3 सही है। कितना सही है? केवल ये दोनों सही है। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फांसियन यानी फाहियान, सैन तसांग यानी हुएनसांग, उसके बाद इत्सिंग। आइए कुछ डिटेल जानते हैं। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों को यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। ये करीब 1600 साल पहले आया। हुएनसांग 14 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन, कुषाण। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। तो आंसर हो जाएगा हिंद यावन, शक, हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा बी, धम्म महापात्र। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वे पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं को निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम की अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अगला है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी, 1 और 3 सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, यह सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में गलत है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3 जो है वो सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, न कि खरोष्टी लिपि में। अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है।
अगला प्रश्न, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इख्ता। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था, जो कुछ हद तक इख्ताओं की तरह थे। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला लीलकम के बारे में सत्यकथन का चयन करें। यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी जो है एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मंगा, जो यहाँ दो भाषाएं थे, संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। अगला है, निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी सभी जगह मिले हैं। अशोक के शिलालेख कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार, लुम्बिनी, दिल्ली, वैशाली, सारनाथ, इलाहाबाद, अमरावती और सांची में पाया गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इस कार्य हेतु कहाँ भेजे? तो इस कार्य हेतु श्रीलंका भेजे। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल यानी गवर्नर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को छोटे छोटे प्रांतों के राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा, बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बड़े होने के कारण। तो इसका सही आंसर सी है। आइए कुछ डिटेल जानते हैं। दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और पाकिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालतम तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अगला है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रित धूसर मृत भांड। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृत भांड का उपयोग किया जाता था और इस प्रकार के पात्रों में अधिकतर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते हैं। संभवतः इनका प्रयोग विशेष अवसरों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए भी किया जाता था। ये पात्र मिट्टी से बनाए जाते थे। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में। सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही है। आइए कुछ डिटेल जानते हैं पांडुलिपियों के बारे में। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा। कनिष्क कुषाण साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके साम्राज्य की राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुडुचेरी।
अरिकामेडु पुडुचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था। जातक या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद्दक निकाय का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए। हालांकि कुछ विद्वानों को मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। अगला है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्ला। बेल्लाल कृषि जमींदारी का एक विशिष्ट वर्ग था जिसके संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग का गठन किया गया था। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को बेल्ला, साधारण हलवाहों को उनबार और भूमिहीन मजदूर को दास, कड़ैसियार और अदिमई कहलाते थे। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया। इसे ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अगला है, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा चीज़ें शामिल है? पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें शामिल है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 वो जो है वो सही है। अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार, आभूषण। आइए कुछ डिटेल जानते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे तो वे जले हुए रूप में बचे रहते थे। अगला है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, चारों सही है। एक जगह रुकने का कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। दूसरा, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी को चारा ढूंढने के लिए, और मौसम बदलने के कारण। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जो है वो जाना पड़ता। दूसरा ये है कि जानवरों अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों को जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों और नदियों से ही मिलता था। यद्यपि कई नदियां और झीलों को पानी कभी नहीं सूखता था, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अगला प्रश्न है, आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन गलत है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। बिल्कुल सही। आहत सिक्के सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ये गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी, केवल 2 जो है वो गलत है। क्या है आहत सिक्के भाई? आइए जानते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था।
अगला है मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है। सही जवाब हो जाएगा सुनारों का भी, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों को, सभी का, उपरोक्त में से सभी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रशस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में दिए जाने वाले दान को उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों को भी उल्लेख मिलता है। अगला है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों को प्रयोग करते थे। ये जो है वो कथन सही नहीं है। व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाणन स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये भी सही है। तो ये जो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए है। बुद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अश्वघोष। बुद्ध के जीवन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। पार्स और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। अगला है बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये बताइए। आइए देखते हैं कौन सा सही है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। दूसरा, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। सही जवाब हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। थेरवाद बौद्ध धर्म के सबसे पुरानी और सबसे पारंपरिक शाखाओं में से एक है। यह मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित है। थेरवाद नाम का अर्थ है बुजुर्गों की शिक्षा और बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर जोर देती है। नेक्स्ट है प्रायः स्तूपे के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदक्षिण। क्या है? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा पथ एक पथ था जो स्तूप के चारों ओर बिछाया जाता था। यह रेलिंग से घिरा हुआ था। पथ में प्रवेश द्वारों से होता था। भक्ति के प्रतीक के रूप में भक्त स्तूप के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। दोनों रेलिंगों और प्रवेशों द्वारा को मूर्तियों से सजाया गया था। नेक्स्ट है प्रारंभिक मानव निम्न से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों को चयन करते थे। आइए कौन सा? जिनके बीमार होने की संभावना कम होती था, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों को चयन करते थे उन्हीं पौधे और जानवरों को चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। नेक्स्ट है चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुहार। पुहार या पुम पुहार का उल्लेख संगम तमिल साहित्य के कार्यों में किया गया है जो लगभग 3000 पहले कावेरी नदी के मुहाने पर दक्षिण तमिलनाडु में मौजूद पुम पुहार शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित शहर को संदर्भित करता है। यह चोल वंश का एक बंदरगाह था। बंदरगाह शहर अंतर महाद्वीपीय व्यापार में फला फूला है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया है। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम यानी जो वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तबास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगला है कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायान।
महायान बौद्धों का दावा है कि आत्मज्ञान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास विश्वास है और वे अपने धर्म को जीवन के एक साधना के रूप में देखते हैं जिसे कोई भी अपना सकता है। उन्हें दार्शनिक बहस और बौद्धिक कलाबाजी भी पसंद है और वे देवी देवताओं, बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा करने के साथ साथ स्त्री देवताओं और जादुई शक्तियों की सहायता भी लेते थे। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। एक तरफ वस्तु है, एक तरफ आयात स्थान है। तो आइए मिलाते हैं। इसका जो देखते हैं कि तांबा जो है वो कहाँ है, तो राजस्थान में, टीन कहाँ है, अफगानिस्तान में, और सोना जो है वो कर्नाटक में। आंसर जो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। हड़प्पा के लोग तांबू का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ साथ जो है वो मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई, और इसका आंसर हो जाता है, देखते हैं। नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश होने के कारण, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण। सही आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 और 5, ये पाँचों सही है। आइए कुछ डिटेल जानते हैं इसके बारे में। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि किसी भी नगरों का अंत कैसे हो सकता है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गया। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4, ये चारों जो है वो सही है। हड़प्पा सभ्यता में शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया तथा मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके चलते कच्चे माल का आयात घट गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूरब और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों में उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। अगला है, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी है किसके दरबारी कवि थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध के चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष हैं, कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचनाकार कवि अश्वघोष है, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला है, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिर्च। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा आंसर इसका बी, गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु होगी। यह कथन सत्य नहीं है। आइए जानते हैं कुछ डिटेल। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों के राजा उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे।
पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, क्या थे, और उनके बारे में हम उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में पता चलता है। नेक्स्ट है, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरजमल। सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में शासन किया। वे जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे। वह एक महान नेता, महान सेनानी, महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे। इनके समय में जाट राज एक ताकतवर क्षेत्र के रूप में उभरा था। अगला है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए। किन्हें किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंद पड़ंगिया। आखिरी के जो 20 क्वेश्चन है वो किस पे आधारित है? वो करंट अफेयर्स पे आधारित है। किस पे? करंट अफेयर्स पे। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे तो अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जो है वो पहला थे, कौन? अरविंद पनगड़िया। आयोग का कार्यकाल जो इनका रहेगा वो 2026-27 से रहेगा, कितना? 2030-31 तक रहेगा। अगला है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सही। तहरीक-ए-हुर्रियत, जमात-ए-इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये चारों पे। इसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंबोज को यह अवार्ड कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ रूप में उनके योगदान के लिए दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान के महाजन में आयोजित किया जा रहा है, जो 15 जनवरी को समाप्त हो चुका है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की ओर से जायद फर्स्ट ब्रिगेड के 45 सैनिक भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आपसी सहयोग और मजबूत करेगा, आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा। कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 वर्ष। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यह वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। इसकी स्थापना साल 1947 में की गई थी। इस आयोग में संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देश शामिल हैं। भारत आखिरी बार 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य बना था। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश के त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख की भूमिका संभाली है। इससे पहले यह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यकाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इक्वाइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। इक्वाइस भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेताने वाली नोडल एजेंसी है, इसलिए केवल 2 तो सही हो जाएगा ये। और उसका जो मुख्यालय, इसकी स्थापना 1999 में तो हुई है, 1999 में हुई है, लेकिन मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं, कहाँ है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। किसमें? हैदराबाद में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन जो है वो सही है। इसरो ने 1 जनवरी को अपने पहले पोलरीमेट्री मिशन एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किलोमीटर की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित करके सफलता हासिल की है। एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्सरे पोलारीमेट्री मापन के लिए समर्पित है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। यह मिशन पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा और इसका जीवन काल 5 वर्ष अनुमानित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा, ये हो जाएगा बी आंसर। निम्न विचार करें और बताएं कि उपयुक्त में से कितने क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते में शामिल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स, ये चारों सही है। RCEP समझौते में सभी 4 क्षेत्र शामिल है। RCEP में प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद और श्रम एवं पर्यावरण सुरक्षा जैसे अन्य क्षेत्र भी शामिल है। कुल मिलाकर समझौते का उद्देश्य व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ अपने सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है। अगला है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था AFMR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो कथन है वो सही है। तो यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है, गलत है। भारतीय नागरिकों को व्यापार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी, ये भी गलत है।
भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कोई नहीं। कथन 1, 2, 3 गलत है। हालांकि FMR का लक्ष्य सीमा संबंधों में सुधार करना और समुदाय को जोड़ना था, लेकिन यह मुख्य रूप से व्यापार या निवेश को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित नहीं था। इसे व्यापार, खेती और पारंपरिक यात्राओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्थायी सीमा पार आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया था। वीजा आवश्यकताएं FMR का हिस्सा नहीं थी और भारतीय नागरिक बिना वीजा के इसका लाभ उठा सकते हैं। FMR दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही समझ पर आधारित एक वीजा मुक्त व्यवस्था थी। FMR सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित था, न कि संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबाई तक। हाल ही में भारत सरकार ने भारत म्यांमार सीमा पर FMR को समाप्त करने के लिए अपने इरादे की घोषणा की है। ऐसा सीमा सुरक्षा बढ़ाने के उपाय के तौर पर किया जा रहा है। अगला है वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। बिल्कुल सही है। GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, ये गलत है। GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यक प्रकृति के आधार पर विभिन्न स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। आंसर हो जाएगा केवल 1। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। कथन 1 सही है। GST में निर्यात शून्य रेटेड है, जिसका अर्थ है कि निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। कथन 2 और 3 गलत है, क्योंकि GST केवल निर्माण और बिक्री पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जबकि वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यक प्रकृति GST के तहत उनके कर वर्गीकरण में एक कारक है, लेकिन यह एकमात्र निर्धारक नहीं है। आर्थिक उपयोगिता, विलासिता बनाम आवश्यकता, राजस्व क्षमता और सामाजिक विचार जैसे अन्य कारक भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को दिए गए कर स्लैब को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आइए देखते हैं। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजना को रोकना है, ये कथन गलत है। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है, बिल्कुल सही है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी सही है। आंसर जो हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। अगला है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन जो है वो सही है, और कोड का उपयोग करके सही कथन को चुनना है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार प्रशिक्षण को सुविधाजनक बनाना था, ये गलत है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। कथन 1 और 2 गलत है। संधि जिसे आधिकारिक तौर पर परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौता कहा जाता है, पारदर्शिता पर जोर देती है और इसका उद्देश्य एक दूसरे के परमाणु सुविधाओं पर आकस्मिक या जानबूझकर हमला को रोकना है। इन सुविधाओं के स्थानों को साझा करने में विश्वास बनाने में मदद मिलती है और तनाव के समय गलत आकलन का जोखिम कम हो जाता है। समझौते का विशिष्ट लक्ष्य परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है, न कि आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में होगा। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। यह टेनिस बॉल क्रिकेट से संबंधित था, जिसका आयोजन नेपाल में किया गया था जिसमें बिहार ने उत्तर प्रदेश को हराकर खिताब जीता। मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में। सड़क हादसे में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां स्थान रहा। बिहार में सर्वाधिक मौतों का कारण सड़क हादसा रहा, 56% लगभग। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4797 करोड़ रुपए। कितने? 4797। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए लगभग 4797 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात सरकार देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट द्वारका शहर के तट पर एक छोटे से द्वीप बेड द्वारका के आसपास शुरू की गई है। इसके लिए गुजरात सरकार ने मछगांव डॉक लिमिटेड यानी
MDL के साथ हाथ मिलाया है। इस प्रोजेक्ट को दिवाली 2024 से पहले शुरू होने की संभावना है। इस टूरिज्म पनडुब्बी का भार लगभग 35 टन होगा और इसकी क्षमता जो होगा वो कितनी होगा, 30 यात्रियों को ले जाने का है। ये था एडिटोरिया के न्यू बुक NCERT आधार सीरीज में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।